So next example, prove that the curves y square is equal to 4x, x square is equal to 4y, divide the area of square bounded by x is equal to 0, x is equal to 4, y is equal to 4 and y is equal to 0 into 3 equal parts. अब वैसे तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के ही पता लग गया होगा कि ये क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन हमने आज से पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं किया कि जिसमें एरिया को 3 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की बात की गई हो, मतलब ये हमारे लिए नया क्वेश्चन है। अब चाहे ये क्वेश्चन नया है बट इसमें जो हम वो अप्रोच यूज़ करेंगे वो हमारी सेम होने वाली है जो हमने अभी तक की है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, राइट फ्रॉम द बॉटम, मतलब वही कुछ सारा कुछ होने वाला है, नया कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको इसमें क्वेश्चन को बस अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या। तो सबसे पहले देखो 1 बाय 1 करके समझते हैं। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सबसे पहले ना आप इसको पहचानो कि ये कौन है। अब आपको पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर आप x को 1 फिल करो तो 4, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, मतलब y डबल वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस है तो ये राइट वर्ड पैराबोला। सेम वे से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, क्योंकि एक स्क्वायर में एक सिंगल पावर मतलब ये पैराबोला तो है ही है। तब अब ऐसा करो y को 1 फिल कर लो तो x डबल वैल्यू दे रहा है। अब x डबल वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये प्लस है तो अपवर्ड पैरा, मतलब ये 2 पैराबोला है, एक राइट वर्ड है, ये राइट वर्ड है और ये हमारा अपवर्ड है। अब x इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है x इज इक्वल टू जो 0 है, अब ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है। y इज इक्वल टू ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू a लाइन, इस तरह से होती है, x इज इक्वल टू a, ये 1, ठीक है, ये 0, मतलब ये क्या है, x इज इक्वल टू 0, मतलब ये y एक्सिस ही है। सेम वे से y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b, वो लाइन इस तरह से होती है या इस तरह से, डिपेंडिंग अपॉन कि b की वैल्यू कितनी है। तो यानी कि x एक्सिस कितनी है, y इज इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों को तो आप छोड़ ही दो, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है हमारी, मतलब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब मेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, ये एक लाइन से आपको पता है x इज इक्वल टू ये 4 होगी, ये y इज इक्वल टू 4 होगी, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब कि जो क्वेश्चन है मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया देना चाहता हूँ। देखो मैं बेसिकली जस्ट पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता हूँ। देखो ये एक पैराबोला राइट वर्ड है हमारा, ठीक है, और एक पैराबोला हमारा अपवर्ड, इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। अब जब हम इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे ना, तो आपको पता है ये तो x इज इक्वल टू 0 है, ये y इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर ना कहीं पर होगी x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर कहीं पर होगी y इज इक्वल टू 4। अब बेसिकली ना ये एक स्क्वायर बन रहा है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। ये जो एक स्क्वायर बन रहा है ना, वो बोल रहे हैं कि इसको, ये जो पैराबोलाज हैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इस एरिया पे, स्क्वायर के एरिया को, स्क्वायर बाउंडेड बाय स्क्वायर इसी तरह से बनेगा ना। तो एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 जो है, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो जस्ट मैंने आपको रफ आइडिया इसलिए दिया है ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो अब आपको क्वेश्चन समझ लग चुका होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब सबसे पहले हमारा प्रोसीजर वही रहेगा। सबसे पहले अपनी कर्व्स को लिखो, लेट x इज इक्वल टू 4, इसको नंबर 1 दो, y इज इक्वल टू 4, इसको आप नंबर 2 दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको आप नंबर 3 दो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसको आप नंबर 4 दो। इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि x 0 है तो ये y भी 0 होगा, मतलब y 0 होगा तो x भी 0 होगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ही हैं, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखो हम इसको भी जानते हैं, ये राइट वर्ड पैराबोला है, इसको भी जानते हैं, ये अपवर्ड पैराबोला है, ये लाइंस है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब देखो एनसीईआरटी में इसका सोल्यूशन बहुत छोटा सा ही है, क्योंकि उन्होंने ना तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, जस्ट डायग्राम बना दी डायरेक्टली। आपको डायग्राम बनाने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अच्छे से पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर 4 डिफरेंट कर्व्स हैं, तो फर्स्ट पैटर्न फॉलो करेंगे, देखो फर्स्ट एंड सेकंड का,
ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड का। लेट x इज इक्वल टू 4। अब देखो, अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर आपने हमें ये बोला कि एक कर्व में से वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दो। अब दूसरी कर्व कौन सी है? y इज इक्वल टू 4 एंड आल्सो y इज इक्वल टू 4। तो हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह से निकालेंगे? देखो, इसको मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये x इज इक्वल टू 4 है, ये y इज इक्वल टू 4 है, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? 4,4। क्योंकि जब हम कोई भी पॉइंट बनाते, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? बेसिकली एक पॉइंट होता है जहाँ पर दो कर्व्स मीट करती हैं। अब वो पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स कैसे होती हैं? एक x एक y। अब यहाँ पर क्लियरली x 4 है, y 4 है। अगर मुझे 4,4 पॉइंट ड्रॉ करना हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैं कैसे ड्रॉ करूँगा? x 4 y 4। तो बेसिकली ये पहले से ही पॉइंट हमारे पास होगा 4,4। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा? 4,4। ठीक है, अब 1 एंड 2 का हो चुका है। अब फिर पैटर्न फॉलो करेंगे 1 एंड 3 का। अब 1 का आप 3 से निकाल लो, तो लेट x इज इक्वल टू 4 पुट इन 3। ठीक है, इसको 3 में पुट करते हैं, तो विच एम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो x को 4 फिल किया, y 4, x को 4 फिल किया, y माइनस 4। तो हमारे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए इसके। ठीक है, अब सेम वे से फर्स्ट एंड फोर्थ का पैटर्न फॉलो करो, 1 2 1 3 1 4। तो इस तरह से आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो लेट x इज इक्वल टू 4 पुट इन 4। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, विच एम्प्लाइज 16 इज इक्वल टू 4y, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 16/4। तो यहाँ पर ये कट हो गया, तो कितना आ गया? 4। तो विच एम्प्लाइज हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया? 4,4। ठीक है, तो देखो, अब देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप मतलब कि एक एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, काफ़ी टाइम लग रहा है। देखो, पहली बात तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बिना आप डायग्राम नहीं बना सकते। NCERT वालों ने तो बना दी, बट आप नहीं बना सकते एग्जाम में इसके बिना। दूसरी बात, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पुट इसको करो, इसमें करो, इसमें करो, आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। आप ये जो काम है सारा रफ में जल्दी जल्दी से कर सकते हो। बट हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बिना आप रफ स्केच नहीं बना सकते। देखो 1 का सभी के साथ हो गया, अब 2 का करते हैं। अब 2 का 3 के साथ कर दो, 2 एंड 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4 पुट इन 3। तो विच एम्प्लाइज 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, विच एम्प्लाइज 16 इज इक्वल टू 4x, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 16/4। अब यहाँ पर फिर से ये कट हो जाएगा, तो कितना आएगा? x 4 आया, y भी 4 है, तो ये भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब 2 एंड 4 का, 2 एंड 4 उसका भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 एंड 4, लेट y इज इक्वल टू 4 पुट इन 4। तो विच एम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, 4 विच एम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, x प्लस 4 y 4, x माइनस 4 y प्लस 4। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। अब हमारा मेन रह गया 2 का सभी के साथ हो गया, 3 का 4 के साथ। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो, ये आपकी कर्व्स हैं और ये मैंने सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोबारा से लिखे हैं आपके लिए। 3 एंड 4 का रह गया था, तो ऐसा करो, लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो अब इसमें से ना x की वैल्यू निकाल लो, y स्क्वायर बाय 4 पुट इन 4। इसको आप 4 में पुट कर लो, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? y स्क्वायर बाय 4, अब उसका भी क्या है? स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो विच एम्प्लाइज y की पावर 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 इज इक्वल टू 4y। तो विच एम्प्लाइज y की पावर 4 इज इक्वल टू 16 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा?
64y। अब कुछ बच्चे फिर से आपको बता दूं, वो y को y4 से कट कर देते हैं। आपको पता है, मैंने आपको हमेशा बताया कि कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप x को एक्स स्क्वायर से नहीं कट कर सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर के दो आंसर हो सकते हैं, +2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। सेम वे से आप इनको भी कट नहीं कर सकते, क्योंकि 4 पावर के भी दो आंसर हो सकते हैं। 2 की पावर 4 का आंसर भी सेम होगा, -2 की पावर 4 का आंसर भी सेम होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? y की पावर 4 -64y इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से y को कॉमन ले लो, तो y³ -64 इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज y 0 होगा या y³ -64 0 होगा, या बोथ। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0 और y³ इज इक्वल टू 64, विच एम्प्लाइज y³ इज इक्वल टू 4 की पावर क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4। अब y अगर 0 है, y अगर 0 है तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर बाई 4, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0, मतलब 0,0। सेम वे से y इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर बाई 4, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 16 बाई 4। अब ये कट कर दो तो कितना आ गया? 4, यानी कि 4,4। तो ये इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, मैंने सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। अब ऐसा करते हैं, इसका जो रफ स्केच है उसको हम नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये आपका रफ स्केच, ठीक है। अब मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। वो x² इज इक्वल टू 4y, ये आपको पता है, ब्राउन में अपवर्ड पैराबोला है। ये ग्रीन में y² इज इक्वल टू 4x, ये राइटवर्ड पैराबोला आपको पता है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। x इज इक्वल टू 4 ये रेड लाइन है, y इज इक्वल टू 4 ये ब्लू लाइन है, y इज इक्वल टू 0 ये x एक्सिस है, x इज इक्वल टू 0 ये y एक्सिस है। ये ऑलरेडी ड्रॉ होते हैं, इनको हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इस लाइन को पकड़ लो, ये कौन सी लाइन है? रेड। अब रेड का ब्लू लाइन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? 4,4। अब यही रेड लाइन का इस पैराबोला के साथ y² इज इक्वल टू 4x के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? 4, 4, 4 -4। ये देखो दोनों बने हुए हैं। अब इसी लाइन का इस पैराबोला के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना? एक ही है, मतलब ये रेड लाइन इस ब्राउन पैराबोला को एक ही पॉइंट पे कटेगी, 4,4। ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब इसको पकड़ लो, ब्लू लाइन को पकड़ लो। अब ब्लू लाइन का देखो 2 है ना, 2 का 3 के साथ, मतलब 3 कौन है? पैराबोला के साथ। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? थर्ड पैराबोला कौन है? y² इज इक्वल टू, ग्रीन वाले पैराबोला के साथ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 4,4। अब दूसरे पैराबोला के साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? 4, 4 -4,4, ठीक है। अब सेम वे से अब पैराबोला, दोनों पैराबोलास का आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? 4,4, 0,0। और किसी भी पॉइंट पर ये टच नहीं हो रहे। अगर आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनाओगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि जो पैराबोला वो कहाँ पर कट हो रहे हैं और कितने पॉइंट्स पर कट हो रहे हैं? तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था हमें? देखो, उन्होंने बोला था कि प्रूव दैट कि जो ये दोनों पैराबोलास हैं ये डिवाइड द एरिया, ये एरिया को डिवाइड करते हैं। कौन से एरिया को डिवाइड करते हैं? जो स्क्वायर बना है y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो एक स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पर, मैं इसको नेम दे देता हूँ। ऐसा करते हैं, इनको नेम दे देते हैं, O A B C, ठीक है। अब जस्ट इस रोटेशन को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर भी नेम लिख रहा हूँ, जस्ट वैसे ही, ठीक है, जस्ट रोटेशन दिखाने के लिए। अब देखो, O को मैं जानता हूँ, A को, अगर आप A को नहीं भी जानते, आपको पता है ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर x कितना होगा? 0, ठीक है। और ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर y कितना है? 4। इसको मैं जानता हूँ। अब C, अब सेम वे से x एक्सिस है, इस पर ये पॉइंट कितना है? x इज इक्वल टू 4, अब y यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। तो ये जो सर्कल स्क्वायर बन रहा है एक्चुअली O A B C, मैंने को पहले भी समझाया था कि इसको वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमें हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर, मतलब ये जो 3 एरिया हैं 1, 2 और 3, इनको हमें ये प्रूव करना है कि तीनों एरियाज क्या हैं? सेम। अब ऐसा करते हैं, पहले इनको शेड कर लेते हैं। अब देखो, ये है हमारी शेडिंग,
ठीक है। अब जस्ट आपको दिखाने के लिए इसको आप एरिया 1 नेम दे दो, इसको एरिया 2 और इसको एरिया 3, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही बोला गया है कि ये तीनों एरियाज़ क्या हैं सी, तो मैं ये प्रूव करना पड़ेगा। अब तीनों एरियाज़ डिफरेंट हैं तो मैं ये नहीं बोल सकता कि हम पूरे क्वेश्चन में वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करेंगे। अब तीन डिफरेंट एरियाज़ हैं तो तीनों डिफरेंट एरियाज़ को निकालने के लिए हम डिफरेंट अप्रोचेस का यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कौन सा ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना हम ऐसा करेंगे, इन एरियाज़ को डिवाइड किया हुआ है ना हमने। सबसे पहले आप एरिया निकालो, एरिया ऑफ रीजन A1। तो एरिया A3 की बात करते हैं पहले। ठीक है, A3 की बात करते हैं। अब देखो ये एरिया A3 है। अब सब कुछ भूल जाओ, जस्ट इस एरिया पर ध्यान दो। तो आपको पता है अब ये एक्स एक्सिस के ज़्यादा पास है तो यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है ये सारा एरिया ऑरेंज वाला। अब इसका लेफ्ट कौन है, ये इसका टॉप कौन है, ये ब्राउन लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट होंगे। यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप ज़्यादा ईजी रहेगी क्योंकि बेसिकली ये एक्स एक्सिस के पास है, तो मतलब मुझे ज़्यादा ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, तो मैं बिना ब्रेक के यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप है तो वाई डी एक्स। अब आप मेरे को बताओ मैं किसके अलॉन्ग गया, मैं पैराबोला के अलॉन्ग गया। कौन सा पैराबोला, ब्राउन कौन सा पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कौन सा पैराबोला, फोर्थ। यहाँ पर आप लिख दो P4। ठीक है, ब्राउन में फोर्थ पैराबोला, मतलब फोर्थ पैराबोला मतलब ये फोर्थ नंबर इक्वेशन है। अब वर्टिकल स्ट्रिप में कौन वेरी करता है, एक्स 0 है यहाँ पर कितना है 4। तो इस तरह से हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ऐसा करते हैं, आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, कि इसको हमने वर्टिकल स्ट्रिप से किया, तो इसको आप लिख के एक बार छोड़ दो। मैं सभी एरियाज पहले आपको यहीं पर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ये एरिया हमारा हो गया। अब इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं एरिया ऑफ रीजन A2। तो A2 की बात करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है ये सेंटर में है, ये पिंक एरिया सेंटर में है। अब या तो मतलब कि इसको हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी कर सकते हैं क्योंकि ये सेंटर में है, इसको वर्टिकल स्ट्रिप से भी कर सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप का ही यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ वर्टिकल स्ट्रिप। चलो आगे चलते हैं। आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप मतलब वाई डी एक्स। अब ये पिंक एरिया मुझे फाइंड करना है, तो जस्ट पिंक एरिया पर ध्यान देना आप। अब पिंक एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट इसका यही है, इसका टॉप यही है। तो मैं यहाँ से लेके कहाँ तक जा सकता हूँ बिना ब्रेक के, मैं जाने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता हूँ। ठीक है, बिना ब्रेक के। अब मैं किसके अलॉन्ग गया, सबसे पहला क्वेश्चन किसके अलॉन्ग गया, ये कौन है, ग्रीन में पैराबोला। कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। कितना नंबर है इसका 3, तो P3। अब वर्टिकल स्ट्रिप में कौन वेरी करता है, x 0, यहाँ पर x कितना है 4। तो इतना तो हो गया। अब इससे क्या हुआ, अब इससे ये जो मतलब कि ग्रीन के नीचे का सारा एरिया मुझे एक्स एक्सिस तक मिल जाएगा, मतलब मुझे ज़्यादा एरिया मिल गया। मुझे जस्ट पिंक चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, अगेन लेफ़्ट से टॉप हो चुका है, इसके अलॉन्ग जाऊँगा। ये ब्राउन लाइन जो है हमारी, ये जो ब्राउन लाइन है, लेफ़्ट से स्टार्ट होऊंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा। अब उससे मेरा ये वाला जो एरिया है वो माइनस हो जाएगा। अब ज़्यादा एरिया मिला है मतलब मुझे माइनस करना है। ठीक है, वाई डी एक्स वर्टिकल स्ट्रिप है। अब ये कौन से पैराबोला के अलॉन्ग गया हूँ मैं, देखो ये ब्राउन पैराबोला के अलॉन्ग गया हूँ। ठीक है, ब्राउन पैराबोला कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कौन सा है, फोर्थ। ठीक है, अब वर्टिकल स्ट्रिप पे कौन वेरी करता है, एक्स कितना वेरी कर रहा है, 0 से लेके 4 तक। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँगा, इंटीग्रेट करके माइनस करूँगा, तो मेरे पास ये A2 का एरिया आ जाएगा। अब लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंट अप्रोच यूज़ करेंगे। कैसे, देखो एरिया ऑफ रीजन A3। ठीक है, अब देखो ये जो A3 एरिया है, अब आप मेरे को बताओ ये जो A3 एरिया है ये किसके अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। जस्ट इस पर ध्यान रखो, इस ब्राउन एरिया पर। ठीक है, अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग एरिया देती है। ठीक है, तो अब मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता देता हूँ।
मान लो कि अगर आपको लगता है कि सर नहीं हमें तो वर्टिकल स्ट्रिप ही लगानी है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप ये एरिया ब्राउन मतलब ये ऑरेंज एरिया, लेफ़्ट इसका ये है, टॉप इसका ये, यहाँ से स्टार्ट होऊंगा यहाँ तक जाऊँगा तो मुझे सारा एरिया मिलेगा। उसके बाद मुझे उसमें से ये ग्रीन एरिया माइनस करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाऊं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होगा, ये एरिया आपका ऑरेंज। अब आप मेरे को बताओ इन दोनों में, यहाँ से मतलब ये यहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा एरिया। अब इन दोनों में राइट कौन है, ये राइट है ना, तो इसका बॉटम कौन है, इस एरिए का हमारा राइट कौन है, ये वाला सबसे राइट में ये है, ये लाइन। इसका बॉटम कौन है यहाँ, तो मैं यहाँ से लेके अगेन यहाँ तक जाऊँगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा तो मुझे वाई एक्सिस तक का सारा एरिया मिल जाएगा, मतलब मुझे कुछ भी माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पहले ही बता दूँ कि मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज़ करूँगा। आप वैसे वर्टिकल स्ट्रिप भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मुझे वही करनी है। मैंने आपको बता दिया कि उसमें हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे और ये सारा एरिया आएगा तो उसमें से हम ग्रीन का वर्टिकल स्ट्रिप से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होता है, एक्स टी वाई। अब आप मेरे को बताओ, राइट फ्रॉम बॉटम में यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ठीक है, बिना ब्रेक के। अब किसके लॉन्ग गया, ग्रीन। अब ग्रीन कौन है, पैराबोला। कौन सा पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। कितना नंबर है उसका, 3, तो P3। अब आप मेरे को बताओ, वर्टिकल स्ट्रिप में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में सॉरी, कौन वेरी करता है, वाई। वाई कितना यहाँ पर 0, यहाँ पर वाई कितना है 4। बस अब हमें जस्ट एरियाज़ को ही कैलकुलेट करना है। अब उससे हमारी फिर मतलब कि देखेंगे हम कि हमारा जो एरिया है वो इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले नाउ लेट A3 की बात करते हैं। वो कितना है, y dx 0 से 4। ठीक है, तो P4, तो P4 वी नो, आप ऐसा करो, 4 तक नंबर हो चुका है, इसको नंबर आप 5th दो। वी नो, अब हमें जस्ट कैलकुलेट ही करना है। वी नो पैराबोला 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर बाय 4, पुट इन 5, तो 5 में आप पुट कर दो। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज A3 इज इक्वल टू 0 से लेके 4 एक्स स्क्वायर बाय 4 dx। अब देखो, ये हमारा एरिया 1 था, मैंने गलती से A3 लिख दिया था। ठीक है, अब देखो एरिया 3 को कैलकुलेट कर रहे थे, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा एरिया, तो A3 1/4 बाहर निकाल लो, इसकी इंटीग्रेशन x³ बाय 3 0 से लेके 4 तक। अब इस 1/3 को बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। A3 इज इक्वल टू 1/12, 4 की पावर 3 कितनी होगी, 64 माइनस 0 मतलब 64/12। अब इसको हम कट कर देते हैं, तो यहाँ से मेरे पास एरिया 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 16/3। ठीक है, इसको आप लिख के रख लो। अब नाउ A2, अब A2 कितना था हमारा, 0 से लेके 4 y P3 dx माइनस 0 से लेके 4 y dx। अब यहाँ पर कौन सा पैराबोला था, P4। ठीक है, अब आपको पता है वी नो जो हमारा थर्ड पैराबोला था वो कितना था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये आपका थर्ड पैराबोला था। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाई P3 ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √4x प्लस माइनस 2√x, विच एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस 2√x। आपको पता है इसका रीज़न प्लस वैल्यू क्यों रखेंगे, एज y लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट therefore we can take only positive value। ठीक है, अब जो दूसरा पैराबोला है वो कितना था हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब ये कौन सा था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में,
P4। ठीक है, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो x²/4। तो पुट बोथ वैल्यूज़ इन 6th, इसको आप नंबर 6 दे दो। तो विच एम्प्लाइज एरिया 2 इज इक्वल टू, अब P3 की वैल्यू कितनी है, 2 को बाहर लिख लो, x⁻1/2 dx 0 से लेके 4 तक, माइनस अब P4 में से 1/4 बाहर लिख लो, x² dx 0 से लेके 4 तक। अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत इजी है, x⁻1/2 + 1 1/2 + 1 0 से 4। वैसे इसकी इंटीग्रेशन मैं अभी कर चुका हूँ, तो जल्दी से करते हैं। इसकी कितनी आएगी, x³/3, उसको मैंने बाहर लिख लिया 0 से लेके 4 तक। तो a2 2, तो x⁻3/2 0 से 4 माइनस 1/12 4⁻3 माइनस 0⁻3। a2 इज इक्वल टू, अब इस कांस्टेंट को ऊपर ले जाओ, 2/3 बन जाएगा, 2 भी है साथ में। ठीक है, तो 4⁻3/2 माइनस 0⁻3/2। अब यहाँ पर कितना है, 1/12 64, 0⁻0 ही आएगी। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज एरिया 2 इज इक्वल टू 4/3। अब 4⁻3/2, अब आपको पता है इसको हमने पहले भी बहुत बार सॉल्व किया है। इसको आप लिख सकते हो 4⁻1/2 की 3, ये कितना होगा 2, 2⁻3 कितनी होगी 8, 8 0 छोड़ ही दो, माइनस 64/12। अब विच एम्प्लाइज एरिया 2 इज इक्वल टू 32/3। अब इसको आप कट कर दो, 16 और यहाँ पर 3, तो कितना आ गया -16/3, कितना आ गया 32 माइनस 16/3, विच एम्प्लाइज एरिया 2 कितना आ गया 16/3। तो हमने एरिया 2 को भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा कौन सा एरिया रह गया, एरिया 1। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो ये आपका एरिया 1 रह गया। ठीक है, अब हमें पता है कि P3 कौन सा पैराबोला है, y² इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, y²/4। तो पुट इन 7, इसको अब 7 में पुट कर लो। विच एम्प्लाइज एरिया 1 इज इक्वल टू 1/4 y² dy 0 से लेके 4 तक। तो 1/4 को बाहर निकाल लो, इसकी इंटीग्रेशन y³ 0 से लेके 4 तक। विच एम्प्लाइज एरिया 1 इज इक्वल टू 1/4 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, विच एम्प्लाइज एरिया 1 इज इक्वल टू 1/12 4⁻3 64, 0 को छोड़ दो, तो कितना आ गया 64/12। अब ये भी आपस में कट हो गए, 4 3 16 4। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज एरिया 1 इज इक्वल टू 16/3। अब आपके सामने ही है, मैंने तीनों एरियाज कैलकुलेट कर लिए। सिंस, यहाँ पर आप लिख दो, सिंस एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 इज इक्वल टू एरिया 3, तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है 16/3। ठीक है, देयरफॉर एरिया बाउंडेड बाय parabolas y² is equal to 4x and x² is equal to 4y divides the area of square in 3 equal parts। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन जो है वो प्रूव कर दिया। अब एक बार जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो मेनली जो हमारा क्वेश्चन है वो यहीं से स्टार्ट था। ये कर्व्स थी हमारे पास, ठीक है, 2 पैराबोला थे, मैंने उनको पहचान लिया, 2 लाइंस थी, सबको पहचान लिया। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 को छोड़ दो। ठीक है, मैंने सभी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाली और डायग्राम हमारी बन गई। उन्होंने हमें खुद बोला कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ये पैराबोला,
ये दोनों पैराबोलास, तो इनको प्रूव करो। तो मैंने तीनों एरियाज़ को अलग अलग नेम दे दिए, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। अब जो एरिया 1 है उसको मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि वो मतलब कि वाई एक्सिस के पास थी। ठीक है, मैं इसके अलॉन्ग गया राइट फ्रॉम बॉटम से, तो मेरे पास एरिया आ गया। अब एरिया 3 जो है वो एक्स एक्सिस के पास है, तो मैंने उसको मतलब वर्टिकल स्ट्रिप से कर दिया। मैं लेफ्ट फ्रॉम टॉप से गया तो मेरे पास एरिया आ गया। अब एरिया 2, अब इस पर मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लगाई, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप से गया, अब ये फालतू एरिया आ गया तो इसको मैंने माइनस कर दिया, सभी को इंटीग्रेट किया, वैल्यूज़ को पुट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपको बताते हैं कि आपने इस चैप्टर को कितनी अच्छे से प्रैक्टिस की है, यानी मतलब आपके बेसिक्स कितने अच्छे से क्लियर हैं, आपने कितनी अच्छे से एक्सरसाइजेस को सॉल्व की है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत मतलब कि अच्छे से आने चाहिए। आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। और अगर आपको नहीं भी समझ लगा तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखो, बट आपको ये ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन। अब ये कुछ हमें इन्फो गिवन है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब ऐसा जो क्वेश्चन है ये हमारे पास पहली बार हमारे सामने आया है, और ये जो क्वेश्चन है आपको करवाने से पहले ही बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस मतलब कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अगर आप देखोगे लास्ट 10 ईयर में, तो इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। अब इनसे आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ये जस्ट जो भी कर्व्स हैं हमें बेसिकली हमें इनइक्वालिटीज़ में दी गई हैं। आपको थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर की, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, अब आपको वहाँ पर मैंने बताया था कि जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती हैं, अब अगर मुझे उसको ग्राफ पे प्लॉट करना हो, देखो अगर इक्वेशन है, मान लो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, अब ये इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, मतलब दो चीज़ें मैं इक्वेट कर सकता हूँ। अब जब बीच में ऐसा कोई साइन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। अब इसको मैं एज सच ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकता, मुझे ग्राफ पे इसको प्लॉट करने के लिए इक्वेशन में ही लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, बिना सोचे समझे, इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिना सोचे समझे सबसे पहले ना इनकी इक्वेशंस लिखने की कोशिश करो। जैसे y इज इक्वल टू, इसको आप ब्रेक कर लो दो पार्ट्स में, इसको आप ऐसे लिख लो। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो पहली इक्वेशन कौन सी आएगी, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप नंबर 1 दे दो। दूसरी कौन सी आएगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना जरा, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y लेस दैन इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको अब y इज इक्वल टू 0 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो थर्ड इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको आप नंबर 3 दे दो। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना जरा, तो ये x इज इक्वल टू 0, इसको 4 नंबर दो, और x इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली हमारे पास 5 डिफरेंट मतलब कि इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो सबके बारे में बारी बारी डिस्कस करते हैं। x इज इक्वल टू 0, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये क्या होती हैं, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस ही होती है, मतलब ये x इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस ही होती है, और y इज इक्वल टू 0 बेसिकली x एक्सिस ही होती है, मतलब इन दोनों को तो छोड़ दो आप। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास 1, 2 और 3 इक्वेशंस हैं। सबसे पहले इसको पहचानो, x इज इक्वल टू 2, ये कोई लाइन होगी यहाँ पर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये कोई स्ट्रेट लाइन होगी, हम देख लेंगे कि किस तरह से ड्रॉ होगी। अब इसको पहचानो, एक सिंगल पावर में, एक स्क्वायर पावर में है, एक सिंगल पावर में, एक स्क्वायर पावर में है, तो ये एक पैराबोला है। बट ये जो कांस्टेंट है ये थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम दे रहा है, बट आपको पता है हमने ऐसे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बता दिया था कि इस तरह के स्पेशल केसेस भी आपको आ सकते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, क्योंकि देखो आपको पता है कोई भी नॉर्मल पैराबोला हो, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर मुझे इसका वर्टेक्स निकालना हो, आपको पता है x डबल वैल्यू है, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, इस तरह से। अब इसका वर्टेक्स कितना है, 0,0। मैंने एक्स स्क्वायर को 0, x को 0 फिल किया, तो y भी कितना आया, 0। अब सेम वैसे ही देखो, मैंने आपको हमेशा समझाया जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप x को 0 कर लो, तो y मतलब स्क्वायर वाली टर्म को 0 कर लो, स्क्वायर वाली को 0 कर लिया मैंने, 0 प्लस 1, तो y कितना आया, 1, मतलब 0,1 इसका वर्टेक्स है। ये पैराबोला कौन सा है, अपवर्ड, क्योंकि इसका वर्टेक्स कितना होगा, 0,1। तो हम अपने पैराबोला को अच्छे से जानते हैं। इसका वर्टेक्स निकालने के लिए पुट
x इज इक्वल टू 0 विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो 0,1 ये इसका वर्टेक्स है पैराबोला का। तो ये हमने निकाल लिया। अब देखो हमने अपनी कर्व्स को अच्छे से पहचान लिया, लाइन और ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, उसका वर्टेक्स कितना है 0,1। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से जानता हूँ। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो निकालते हैं, अब आपको आता है। अब इसमें भी हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया कि इन दोनों को छोड़ दो अब, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ही हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करें, यहाँ 3 से स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं 3 and 5 का निकाल लेते हैं पहले, 3 and 5 का। ठीक है, तो ऐसा करो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2 पुट इन 3, इसको अब 3 में पुट कर लो, पुट इन 3। तो y इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3, मतलब 2,3। ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब 3 का मैंने 5 के साथ निकाल लिया, अब 3 का आप 2 के साथ निकाल लो। यहाँ पर आप लिख लो 3 and 2। ठीक है, 3 and 2। तो लेट y इज इक्वल टू x + 1 पुट इन 2 में पुट करते हैं। तो 2 में पुट करने का क्या मतलब है, x + 1 इज इक्वल टू x² + 1। y की जगह पर मैंने x + 1 लिख दिया। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1 और 1 कैंसिल है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था x² इज इक्वल टू x रह गया। अब इनको हम कट नहीं कर सकते, क्योंकि x की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, बल्कि स्क्वायर की, +2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x² - x इज इक्वल टू 0। x को कॉमन निकाल लो, तो या तो x 0 होगा और x - 1 और बोथ। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो अगर हम x को 0 फिल करें, तो यहाँ से स्टार्ट हुए थे, y इज इक्वल टू x + 1 विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0 + 1 इज इक्वल टू 1, मतलब 0,1। तो ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। सेम वे से x इज इक्वल टू 1 विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू x + 1, y इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो 1,2। तो ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनके आगे, 0,1, 1,2। अब 3 से हमने स्टार्ट किया था, 3 का 5 के साथ, 3 का 2 के साथ, इनको छोड़ ही सकते हो आप। अब 5 की बात करते हैं, अब 5 का 2 के साथ, देखो 3 के बाद 5, 5 का 2 के साथ। ठीक है, तो 5 का 5 and 2। अब इसका कैसे निकालेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, पुट इन 2। तो 2 में पुट कर लो, तो y इज इक्वल टू 2² + 1, y इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5, मतलब 2,5। तो ये भी हमने निकाल लिया। एक यहाँ पर है, मतलब 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। 5 का 2 के साथ हो गया। ठीक है, अब सारे कुछ हो गए थे, मगर 3 है। देखो मान के चलो 3 से स्टार्ट हुए थे, 3 का 5 के साथ, 3 का 2 के साथ, 5 का 2 के साथ, बस सारे हो गए। अब हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो चुके हैं, हम अपनी कर्व्स को अच्छे से जानते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, रफ स्केच। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये आपका रफ स्केच। ठीक है, अब पहले मैं आपको इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो ये 1 2 3 4 5 हमारे पास कर्व्स थी। y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 को आप छोड़ सकते हो। आपको पता है ये x इज इक्वल टू 0 है और ये y इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं 3,5। ठीक है, अब 3 कौन है, ये लाइन कौन सी, ग्रीन वाली। अब 5 कौन है, ये रेड वाली लाइन। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लो कितना है, 2,3। ठीक है, अब देखो 3,2। अब 3 कौन है, लाइन, और 2 कौन है, पैराबोला। पैराबोला आपको पता है ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब 3 और 2 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, 2, 0 1 1 2, ये यहाँ पर है। तो इसलिए 2 पॉइंट्स बन गए थे, तो हमारी लाइन की डायरेक्शन हमें पता लगी कि हमारी जो लाइन है ग्रीन वाली वो इस तरह से बनेगी। अब 5 and 2, अब इसमें आप कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है
मैंने 5 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, मतलब रेड लाइन और पैराबोला का। अब ये कहीं पर भी मीट नहीं कर रहे, एक्चुअल में ये काफ़ी ऊपर जाके पॉइंट बनेगा, क्योंकि आपको पता है ना पैराबोला ऐसे ब्रॉड 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 होता जाएगा और लाइन ऊपर को जाती जाएगी, तो वहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। अगर आप बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, इसको आप ऊपर ले जाओ और इसको भी, तो ये 2,5 पर जाके मीट कर लेंगे, ठीक है। अब जो मेन दिक्कत है इसमें, अब जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं उनमें क्या था कि एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोला लाइन के बीच में जो एरिया है, ऐसा कुछ मतलब की वर्डिंग लिखी रहती है और हम उससे गैस कर लेते हैं कि हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है और उसको हम शेड कर लेते हैं। अब इसमें ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म में हमें कर्व्स दी गई हैं। अब मैंने आपको समझाया कि आपको इनक्वालिटीज़ की जो लीनियर इनक्वालिटीज़ चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th का, उसकी बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि इनक्वालिटी को हम ग्राफ पे ड्रॉ नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। अब देखो, अब एरिया कैसे शेड करेंगे। अब देखो, पहले ना इसकी बात करते हैं। पहली कौन सी इनक्वालिटी थी हमारी, ऐसी है। देखो मैं सभी को लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। ये भी है, पहले इसकी बात करते हैं। इसका क्या मतलब है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y हमेशा 0 या 0 से बड़ा। तो y 0 या 0 से बड़ा ऊपर, मतलब ये इस ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब ये जो y है ना, इसका क्या मतलब है कि सिर्फ इसकी बात हो रही है, नीचे नहीं हम जाएंगे। अब इसकी बात करते हैं, इसकी, और यहाँ पे कितना है, x लेस देन 2। अब इसका क्या मतलब है कि x 0 या 0 से बड़ा है, मतलब इधर की ओर। अब y कह रहा है ऊपर की ओर, x कह रहा है राइट की ओर, मतलब ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि हमें एरिया फाइंड करना है। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया क्लियर करना है, इन दोनों में से हमें पता लग गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। अब ये क्या है, एक पैराबोला, ठीक है। अब ये एक पैराबोला है, तो देखो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नो सॉरी, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इस फॉर्म में लिख लो, ठीक है। इसको मैं इधर ले आया। अब देखो, अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, ये आपका पैराबोला है, तो बेसिकली हमें ये देखना है कि हमें पैराबोला के ऊपर का एरिया शेड करना है या नीचे वाला शेड करना है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, अब इसको इनक्वालिटी में चेक करने का एक मेथड था कि आप क्या करो, x और y दोनों को 0 0 फिल कर लो, 0 लेस देन इक्वल टू 1। अब 0,0 ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है। मतलब ये जो 0,0 पॉइंट है, ये हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जब भी हम 0,0 मतलब फिल करेंगे, ये हमारा इस इनइक्वालिटी को ट्रू करेगा। ये ट्रू ही होना चाहिए ना, इनइक्वालिटी का मतलब यही है ना। जैसे इक्वेशन का मतलब होता है, वैसे इनइक्वालिटी का मतलब होता है। इनइक्वालिटी क्या कहती है कि इसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, 1 या 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि हमें नीचे वाला, जो पैराबोला के नीचे वाला एरिया है, वो शेड करना है, ठीक है। ध्यान से याद रखना, पैराबोला के नीचे, डाउन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, पैराबोला के नीचे का एरिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आपको कोई डाउट है ना, तो ऐसा करो, जैसे ये पॉइंट कितना है 1,2, अब इसके ऊपर पॉइंट कितना होगा 1,3, अब उसको फिल करके चेक करते हैं। तो x को फिल करेंगे 1, y को 3, कितना आएगा, आप मेरे को बताओ, क्या ये ट्रू है, नहीं, मतलब हमें ऊपर का एरिया शेड नहीं करना, ठीक है। पैराबोला का मतलब डाउन। अब पैराबोला हो गया। अब उसके बाद इस ग्रीन लाइन की बात करते हैं, ठीक है। अब ग्रीन लाइन की इक्वालिटी कौन सी है, ये देखो, y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसका क्या मतलब है, अब ध्यान से देखो, अब इसके भी या तो हम ऊपर वाला शेड करेंगे या नीचे वाला। अब देखो, इसमें भी आप 0 0, देखो इसको आप ऐसे लिख लो, y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इसमें 0 0 फिल करो, मतलब ये भी ट्रू हो रहा है। ये क्या है, ट्रू, ये क्या थी, ट्रू। और अगर ये दोनों, अगर ये ट्रू है, दैट मीन्स इसके भी हम नीचे वाला एरिया शेड करेंगे, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसमें भी चेक कर सकते हो 1,3 फिल करके, तो y को फिल करो 3, x को 1, तो कितना आएगा 2 लेस देन इक्वल टू 1। ये क्या है, गलत है। मतलब जो हमारी लाइन है, ग्रीन लाइन, वो भी हमें डाउन की ओर, नीचे की ओर शेड करने को कह रही है। देखो पैराबोला भी नीचे को कह रहा है, लाइन भी नीचे को कह रही है। अब इसकी बात कर लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 2, इसकी बात कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू 2 या 2 से कम है। अब ये x इज इक्वल टू 2 है, तो इसके पीछे देखो, फर्स्ट ये हमें क्या बता रहा है, x 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। पैराबोला हमें क्या कह रहा है कि नीचे का एरिया शेड करना है, ये सारा पैराबोला के नीचे का। लाइन हमें क्या कह रही है कि लाइन के नीचे का एरिया शेड करना है। अब ये लाइन, रेड लाइन क्या कह रही है कि इसके पीछे का एरिया हमें शेड करना है। तो देखो बेसिकली एरिया वो होता है जो सभी को सेटिस्फाई करे, कॉमन। देखो पैराबोला के नीचे, अब देखो ध्यान से, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपकी डायग्राम कुछ ऐसी है, ठीक है। अब देखो पैराबोला कह रहा है कि नीचे शेड करो। मान लो कोई लाइट पेन लेते हैं, मान लो पैराबोला हमें कह रहा है कि ये वाला एरिया शेड करना है। ये पैराबोला के नीचे है, ये भी नीचे है पैराबोला के, ये पैराबोला के नीचे ही आएगा ना, तो ये भी पैराबोला के नीचे है। अब ये जो ग्रीन लाइन है, अब ये जो ग्रीन लाइन है ये हमें कह दिया कि लाइन के नीचे का एरिया, मतलब ये सारा एरिया लाइन के नीचे का। अब आप मेरे को बताओ ब्राउन और ग्रीन पेन दोनों कहाँ पर आए हैं? इस रीजन में। यहाँ पर ब्राउन नहीं है, यहाँ पर ग्रीन नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पर ब्राउन नहीं आया, यहाँ पर ग्रीन नहीं आया, मतलब कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ? ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब इसके पीछे, इसके आगे भी जा सकते थे बट उन्होंने कहा कि x <= 2, मतलब ये वाला एरिया हमें शेड करना। अब इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारा शेडिंग एरिया। देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये पैराबोला के नीचे, देखो मैंने आपको समझाया था, पैराबोला के नीचे वाला ये ब्राउन एरिया और लाइन के नीचे ग्रीन वाला एरिया। अब दोनों पोर्शन, जो कॉमन पोर्शन है वो यही वाला है, ठीक है। ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो पोर्शन है, ये जो ऑरेंज पोर्शन है, ये ग्रीन लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, रेड को भी सेटिस्फाई कर रहा है और पैराबोला को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब मान लो, अब क्योंकि ये एरिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो मैं इसको वर्टिकल स्ट्रिप से ही करूँगा। अब मान लो आपको लगता है कि मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना है, तो राइट फ्रॉम दी बॉटम, ये राइट है, इसका बॉटम ये है, यहाँ से स्टार्ट होऊंगा तो मुझे ये वाला सारा एरिया मिलेगा, मतलब ये फालतू एरिया मुझे मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब एक बार इसको वर्टिकल स्ट्रिप से देखते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप क्या कहती है? लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा तो मुझे ये वाला सारा एरिया मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा तो ये सारा एरिया मिलेगा, मतलब मेरा काम जल्दी बन जाएगा। तो इसलिए मैं इसको वर्टिकल स्ट्रिप से ही सॉल्व करूँगा। अब देखो हमने डिसाइड कर लिया कि मैं वर्टिकल स्ट्रिप लगानी है, तो इसको नेम दे देते हैं। इसको O, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D, ठीक है। O को जानता हूँ, A B C D। अब D को अगर नहीं भी जानते, आपको पता है यहाँ पर x कितना है 2 और y यहाँ पर कितना होता है 0, तो मैं सभी पॉइंट्स को जानता हूँ, ठीक है। अब एरिया ऑफ द रीजन, अब आपको पता है एरिया ऑफ रीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ रीजन OA B, ऐसा करो, जस्ट इसकी रोटेशन दिखाने के लिए ना यहाँ पर एक आप E लिख लो, नहीं तो आपको लगेगा मैं यहाँ से जा रहा हूँ। OAE, ठीक है, OAE BCDO, इसका हम एरिया फाइंड करना। OAE BCDO, ठीक है, इसको आप नेम दे दो। तो कैसे फाइंड करेंगे? अब आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप मतलब YDX, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। अब आप मेरे को बताओ आपका एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये रहा एरिया। इसका लेफ्ट कौन है? ये। इसका टॉप कौन है? ये, ठीक है। इसके टॉप से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके जाने की कोशिश करूँगा, कहाँ तक जा सकता हूँ? तो मैं A से गया और कहाँ तक जा सकता हूँ मैं? B तक। अब B में क्योंकि यहाँ पर ब्रेक है, देखो इससे आगे अगर मैं जाऊंगा तो मैं पैराबोला के लॉन्ग ही जाऊंगा ना, तो पैराबोला के लॉन्ग तो मैं जा नहीं सकता, तो इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, ठीक है। मैं किसके लॉन्ग गया? ब्राउन कर्व। ब्राउन कौन है? पैराबोला। पैराबोला का नंबर कितना है? 2, तो पैराबोला 2 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब कौन वेरी करता है? x। कितना वेरी कर रहा है? यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x कितना है? 1। तो ये हमारा हो गया। अब ये देखो कि इससे हमें कौन सा एरिया मिला। अब इससे मुझे x एक्सिस तक का सारा एरिया मिलेगा, मतलब मुझे बेसिकली ये वाला सारा एरिया मिलेगा यहाँ तक का, मतलब ये वाला सारा एरिया मिल गया। क्या मेरा एरिया कंप्लीट हो गया? नहीं। आप बोलोगे सर ये वाला पड़ा है। अगर ये वाला पड़ा है तो हम क्या करेंगे? प्लस अगेन YDX, ठीक है। अब ये वाला एरिया है, इसका लेफ़्ट कौन है? इसका लेफ़्ट कौन है? ये। इसका टॉप कौन है? ये। मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा तो मैं यहाँ से लेके C तक जा सकता हूँ, क्योंकि यहीं तक मेरा एरिया है, ठीक है। तो मैं किसके अलॉन्ग गया? ये ग्रीन लाइन कौन सी लाइन है? ये थर्ड लाइन 3, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ x कितना वेरी कर रहा है? 1 है, यहाँ पर 2 है।
अब इससे मुझे यहाँ तक का सारा एरिया मिल जाएगा और मेरा एरिया कंप्लीट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब ऐसा करो, इसको नंबर दो स्टार, वी नो। अब पैराबोला की बात करते हैं। पैराबोला कितना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड लाइन कितनी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब y की वैल्यू पहले से ही है, पुट इन स्टार, तो आप स्टार में फिल कर दो, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, पैराबोला की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स 0 से 1, लाइन की जगह पर x प्लस 1 डी एक्स 1 से लेके 2 तक। तो अब जस्ट हमें इंटीग्रेट ही करना है। इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 1 की इंटीग्रेशन एक्स 0 से 1। अब इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 की इंटीग्रेशन एक्स 1 से लेके 2 तक, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, अब कितना आ गया 1/3 प्लस 1, ये 0 ये इसको ख़त्म कर दो, प्लस ये 4/2 प्लस 2, अब यहाँ पर 1/2 प्लस 1, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ ब्रैकेट डाल लो, ठीक है। अब ये आपके सामने ये कट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी रफ में कर देता हूँ, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है। तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 1/3 प्लस, अब 1 2 प्लस 2 4 माइनस 1/2, इस माइनस को अंदर ले -1। अब ये भी कट हो गया, तो कितना रह गया 1/3 माइनस 1/2, इसको सॉल्व करना, 2 माइनस 3/6 मतलब -1/6 प्लस कितना है 4, इसको भी सॉल्व कर लो, -1/6 प्लस 24/6 मतलब 23/6। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा 23/6। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था। सबसे जो मुश्किल पार्ट था क्या था, मतलब मुश्किल नहीं था एक्चुअल में, हमारे लिए नया क्वेश्चन था कि ये पार्ट हमारे लिए नया था। अब इसको हमने पहली बार देखा, तो मैंने क्या किया, इनको स्प्लिट कर लिया। मैंने क्या किया, इनको स्प्लिट कर लिया। कैसे स्प्लिट किया, इस तरह से, मतलब इसको अलग से लिखा, इसको अलग से, 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 मैंने लिख लिया, ठीक है। और आपको पता है कि इनक्वालिटी को हम अगर ग्राफ पे प्लॉट करना है मुझे, तो मुझे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू, मैं लिख चुका हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले और ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब मेन था शेडिंग। अब शेडिंग किस तरह से करनी है, अब यहाँ पर आपको बेसिक सा कंसेप्ट लीनियर इनक्वालिटी का पता होना चाहिए। अब उसके लिए ये हमें क्या बता रहा है कि y 0 से या 0 बड़ा है, ये हमें क्या बता रहा है x 0 या 0 से बड़ा है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब ये हमें क्या बता रहा है कि ये कुछ इस तरह से है। अब अगर इसमें हमें देखना है कि ऊपर वाला एरिया या नीचे वाला एरिया, तो मैंने 0 0 फिल करके देखा तो वो ट्रू हो रहा है, मतलब हमें नीचे वाला पॉइंट ही शेड, मतलब पोर्शन शेड करना है। सेम वैसे मैंने लाइन में भी चेक किया, अब उसमें मुझे नीचे वाला पोर्शन शेड करना था। दोनों का कॉमन पोर्शन जो है वो ये वाला है। तो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लगाई, लेफ्ट टॉप से गया यहाँ से यहाँ तक बिना ब्रेक के पैराबोला के लॉन्ग आया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गया लाइन के लॉन्ग, क्योंकि मुझे और एरिया चाहिए तो मैंने प्लस किया, तो उनको इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको मिसलेनियस की सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करवा दिया। क्वेश्चन चाहे डिफरेंट था चाहे नया था, बट हमारी अप्रोच कभी भी चेंज नहीं होगी, हमारी अप्रोच हमेशा यही रहेगी। अगर आप इस वे से करोगे तो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक्स अपने क्लियर रखो। बेसिक्स पर जितना आप टाइम लगाओगे उतना ही कम टाइम आपको क्वेश्चंस और एग्जाम्पल सॉल्व करने में लगेगा।